नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आप सब लोग के मोटिवेशन और सपोर्ट की वजह से फिर एक बार मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने उपस्थित हूं। और इस बार हम सब लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनाते हुए, जानकारी रखते हुए, प्लानिंग करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सब लोग एग्ज़ाम के बारे में जानें कि एग्ज़ाम क्या हमसे जानना चाहता है और हम किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम उन सब के बारे में नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे, तो उससे हम जान पाएंगे कि कितना क्या क्या इसके वर्किंग है और किस तरह के इसमें टर्म्स और कंडीशंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए अपनी जॉब को करना है। क्या हमें जॉब हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं सूटेबल है, क्योंकि इसमें ढेर सारी टेक्निक हैं, ढेर सारी टेक्नोलॉजी और टर्म्स इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं जो आपको पहले से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कोई बॉन्ड है, कितने सालों के लिए बॉन्ड है, क्या पैटर्न रहेगा, कितनी वैकेंसी है, ये सारी जानकारी हम लोग अगर नोटिफिकेशन डिटेल में स्टडी करेंगे तो जान पाएंगे। तो उसके लिए हम सब लोग नोटिफिकेशन को पहले एक बार देखते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। क्योंकि हम सब लोग का मैकेनिकल से रिलेशन ज़्यादा रहा है तो हम मैकेनिकल को ही हाईलाइट करेंगे। और सारी ब्रांचेज की भी वैकेंसी आई हुई है, जैसे इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की भी वैकेंसी है, कंप्यूटर की भी वैकेंसी है। तो उसमें मैकेनिकल को भी हम सब लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। UPRVUNL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के थ्रू जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उस पर संचालित होती है। इसके कुछ ब्रांचेज हैं जो आपको जानना होगा। अनपरा जो इसका सबसे मेन यूनिट है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पर होता है और 2630 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी और कई सब ब्रांचेज हैं यहाँ पर। तो अनपरा ओबरा जो कि सोनभद्र में है, परीक्षा आपका झांसी में पड़ेगा, हरदुआगंज आपका अलीगढ़ में है और पनकी इस समय बंद चल रहा है जो कि कानपुर में है। तो इन सब के लिए हम सब लोग को जॉब के लिए अप्लाई करना आपको, ठीक है। मैकेनिकल की कोड नंबर जो है वो 02 है, टोटल वैकेंसी 78 है, अनरिजर्व जिसमें आपका 46 है, ओबीसी NCL नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। 8 लाख से अगर ज़्यादा आपका इनकम है पर फाइनेंशियल ईयर तो आप क्रीमिलियर में नहीं होंगे, फिर आप क्रीमिलियर में होंगे, नॉन क्रीमिलियर में नहीं होंगे। तो क्रीमिलियर के लिए 17 है और SC के लिए 6 है, ST के लिए 4 है, EWS के लिए 5 है और PW जो आपके दिव्यांगजन है उनके लिए 2 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 है और जो आपके डिफरेंट स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी वाले हैं उनकी वैकेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये वैकेंसी डिटेल है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही वैकेंसी है, जो रिजर्वेशन होगा उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अगर कोई अन्य स्टेट का यहाँ पर अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, जो कि मैकेनिकल की 46 वैकेंसी के अगेंस्ट ही वो फॉर्म फिल कर सकेगा। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि पाली के अनुसार कार्य करना है, इसमें नाइट शिफ्ट भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको 8-8 घंटे के 3 स्लॉट होंगे जिसमें आपको जाना होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पेंशनेबल जॉब नहीं है, हाँ CPF है, अंशदायी भविष्य निधि योजना है, पर आपका पेंशनेबल जॉब नहीं है। हाँ, और सब इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग जॉब की तुलना में यहाँ थोड़ी सी आपकी पेमेंट ज़्यादा होगी, 44,900 से स्टार्टिंग होगी और 4800 ग्रेड पे के आसपास है। और सारे नियम, सारे आपके अलाउंसेस जो होंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ही अनुसार होंगे, जो पहले से ही उनका क्लियर कट फॉर्मूला बना हुआ है। हाँ, कुछ आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानना है तो हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। 10th लेवल तक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए। अगर आप 10th या इंटर लेवल तक कोई हिंदी का सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो 3 साल के अंदर आपको हिंदी के लिए एग्जाम देना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको, तो नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपकी ये जॉब निरस्त मानी जाएगी, ठीक है। 3 ईयर, अब जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, जैसे कि आपकी अलग अलग वैकेंसीज हैं। उसके साथ साथ अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जो आपका पॉलिटेक्निक की सारी संस्थान के लिए वैलिड है और जितने लोग पॉलिटेक्निक से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अगर जॉब कहीं से आपने डिप्लोमा किया है
तो वो आप इसी को प्रेफर करेंगे। उसके साथ साथ AICTE से अप्रूव दिल्ली पॉलिटेक्निक से भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, या फिर आप सिटी एंड गाइड लंदन इंस्टीट्यूट फाइनल ग्रेड एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी अगर हैं तो ठीक है, जो कि 3 जून 1950 को हुआ था। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर किसी भी इंजीनियरिंग में जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। नेशनल सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, AICTE से अप्रूव होना चाहिए। इसमें कुछ नोट है जो आपको बहुत ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट। डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। तो डिस्टेंस लर्निंग से जो एजुकेशन प्राप्त किया है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, वो एलिजिबल इस पोस्ट के लिए, इस पूरी वैकेंसी के लिए नहीं होगा। डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड, ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका CGPA या फिर OGPA या फिर CPI क्यूमुलेटिव परसेंट इंडेक्स या फिर CGPA इन सब में कोई मार्क्स है तो आपको इसके लिए परसेंटेज में कन्वर्जन फार्मूला लाना पड़ेगा, अपने इंस्टीट्यूट से लाना पड़ेगा। वो हर एक इंस्टीट्यूट अपना डिसाइड किए रहता है कि 85% A+ ग्रेड को या A ग्रेड को बिलो 80 to 85%, तो जो भी है वो कन्वर्जन फार्मूला आपको शो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वेटेज होगा। आगे हाँ, एज की बात करें तो एज आपकी मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सबकी रहती है डिप्लोमा कंप्लीट करते वक्त। हाँ, ये जो आपका एज कैलकुलेशन होगा ये 1 जनवरी 2021 तक 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ नियम, कुछ आपको छूट मिलेगी, जैसे अगर कोई अप्रेंटिस किया हुआ है, EPRVNL में ही अप्रेंटिस किया हुआ है तो उसको छूट दी जाएगी कि उसको 1 साल की वरीयता दी जाएगी। ऐसे ही अब अगर अप्रेंटिस किया है और आपके दोनों के मार्क्स क्लैश कर रहे हैं तो उस केस में अप्रेंटिस वाले को वेटेज दिया जाएगा। अगर इसमें है कि अप्रेंटिस आप भी किए हैं वो भी किया हुआ है और दोनों सब कुछ, तो दोनों लोग के अप्रेंटिस में जिसका अप्रेंटिस पहले कंप्लीट हुआ रहेगा उसको वरीयता दिया जाएगा। अगर आपका अप्रेंटिस दोनों लोग का सेम ईयर में, सेम एज में, मतलब सेम टाइम में कंप्लीट हुआ है तो उस समय आपको ये ध्यान देना किसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। EPRVNL में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार अगर आपने अप्रेंटिस की है, एज में जो आपका नॉर्मल छूट होता है ये कि SC और ST के लिए 5 साल के लिए छूट है। ऐसे ही 5 साल तो मैक्सिमम एज में 45 साल में अगर आपको जॉब मिलती है तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एज को लेके बहुत समस्या नहीं है, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। जो भी रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे वो विकलांग का हो, मतलब दिव्यांग लोगों का हो, चाहे SC ST का हो या फिर EWS कैंडिडेट का हो, कुछ भी जो भी आपको छूट मिलेगी वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी। जो यहाँ के नहीं हैं, जो जैसे MP के हैं, हरियाणा के, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, तो उन सब लोग को अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही वैकेंसी में फाइट करना होगा, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात है, एक बार अगर आपने फीस सबमिट कर दिया तो ये फीस आपको किसी भी हालत में रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है। इसको जमा करने का, अब जैसे आवेदन शुल्क क्या है, तो नॉर्मली जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं उस केस में थोड़ा सा फीस ज़्यादा होता है, ठीक है। UPPSC का अगर है तो उसकी फीस कम होगी, पर ये UPSSC या फिर किसी एक निगम का आता है फॉर्म तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है और आरक्षित वर्ग के लिए। लेकिन हाँ, ये निगम बहुत ही अच्छा है जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए जॉब प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। इसलिए इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं। अगर ये कोरोना काल ना आया होता तो अब तक इनका शायद एग्ज़ाम भी हो गया होता। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम का कल लास्ट डेट है तो आप उसको, फॉर्म भरने का कल लास्ट डेट है तो उसको आप आसानी से फॉर्म भर दें, आज ही भर दें, जिससे आपको कल कोई असुविधा ना हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आरक्षित के लिए कितना है, 1000 रुपये है और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए
इसके लिए 700 रुपये है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका 1000 रुपये है, बस केवल SC ST का 700 रुपये है। और जो आपके दिव्यांगजन है और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी भी हैं, क्योंकि उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिलने वाला, तो उनका क्या है 10 रुपये है। ठीक है, जमा की गई धनराशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप इस फॉर्म को ना भरें और अगले वाले फॉर्म में इसको भुना लें, ऐसा नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, इसको आप ट्रांसफर भी किसी और जॉब के लिए नहीं कर सकते। तो कुल मिला के पैसे अगर जमे होंगे तो नहीं मिलेंगे, किसी भी हालत में आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब फोटो की बात है और सारी चीज़, अन्य प्रमाण पत्र जो हैं सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड लगेंगे। तो आप क्या करिए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा लीजिए और उसको अटेस्ट स्वयं से करिए और उसको स्कैन करके फिर अपलोड करें। ठीक है, पासपोर्ट साइज। अब एग्जाम देने गए तो क्या क्या चाहिए एग्जाम देने के लिए? जब आपका CBT 1 होगा, और यहाँ पे CBT 1 क्या, एक ही CBT होगा, तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए? तो पहले तो आपको प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी चाहिए। अब वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है। और दो, आपको पासपोर्ट साइज की फोटो जो कि फॉर्म में आपने भरते वक्त लगाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आप पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करेंगे उसकी कम से कम 6 कॉपी इन्होंने मेंशन किया है, और आप सब लोग कम से कम 10 कॉपी बनवा के रख लीजिएगा, क्योंकि जो आपने फॉर्म में भरा है उसका इस समय भी, एग्जाम के समय भी लगेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग में भी वही फोटो लगेगी। तो आप अगर पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी में हैं और वैसे भी फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम 10 कॉपी आपके पास पहले से रिजर्व होनी चाहिए। बहुत पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, इन्होंने 3 वीक का ही लिखा है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पहले आपके एडमिट कार्ड, फिर फोटो, और एक आपका फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जो कि नॉर्मली आजकल आधार कार्ड आपका होता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, या कोई भी अगर आप किसी बैंक में खाता खुलवाए हैं तो फोटो अगर अटेस्टेड है तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर फोटो अटेस्टेड नहीं है, क्योंकि बैंक वाले आजकल पासबुक में फोटो लगा के अटेस्ट करते ही नहीं, वैसे ही प्रिंट करके दे देते, तो अगर फोटो अटेस्टेड है तो उसको माना जाएगा। ठीक है, अब लिखिए, परीक्षण में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या चाहिए? तो पहले तो यही चाहिए कि अगर आपने रिजर्वेशन कोई लिया है तो उसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का, यूपी का होना चाहिए। तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र अभी आपका पुराना बना होना चाहिए उसी को। अब उस समय एक नया मूल निवास प्रमाण पत्र आप उपस्थित नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए जो आप अपलोड भी करेंगे, और उसके साथ साथ तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा भी मिलेगा। ओबीसी, हाँ, ओबीसी कैटेगरी वाले या फिर जो भी जातीय आरक्षण अपना प्राप्त कर रहे हैं तो वो सब अपने जातीय आरक्षण के लिए अपना रखेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका वहां पर अपलोड होगा। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट अभी आपका बना होना चाहिए। हाँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर का बनता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में बनवाए हैं तो अच्छा बात है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक का आपका होना चाहिए, वो वैलिड रहेगा। तो उसको आप अभी बनवा के उसको अपलोड कर सकते हैं। अब तो बनवाने का टाइम नहीं है, कल ही लास्ट डेट है फॉर्म, तो अगर बना हुआ तो उसको आप अपलोड करिएगा, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, अब लिखिए, परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को ही अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो जो CBT 1 में क्वालिफाई होंगे उनके अकॉर्डिंग उन्हीं का ही केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अभी आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा? लखनऊ जाना होगा। और अगर आपका कहीं भी किसी भी स्टेज में डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, उस समय आपकी जो भी अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। अगर कोई जॉब में है, अगर कोई भी कहीं भी जॉब में है, ठीक है, तो उसको NOC सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। मीन्स जैसे कहीं भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस अथॉरिटी से ये होना चाहिए कि आप जा रहे हैं, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपका वहां हो जाएगा तो आप ज्वाइन करिएगा, आपकी इच्छा। केवल एक NOC का फॉर्म, आप एक एप्लीकेशन डालते हैं और वहां पर NOC बना देते हैं लोग। हाँ, अगर वहाँ के कुछ टर्म्स कंडीशन है
फाउंडेशंस है, तो उसको आपको फुलफिल करना होगा। वो सारी चीज़ें होंगी, वो अलग अलग कंपनीज की अपनी अलग अलग रहती हैं, ठीक है। अगर किसी की शादी हुई है और एक से अधिक महिला या एक महिला है जिस एक से अधिक पति को रखी है, तो वो किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि वो सुटेबल या एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया जो है, तो चयन प्रक्रिया में आपका सीवीटी एक एग्जाम होगा, सीवीटी बेस्ड होगा, जो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और इसमें SC ST वालों को कम से कम 28% मार्क्स लाने ही है। तो मतलब आपका 200 नंबर का अगर एग्जाम है तो 56 नंबर आपके कम से कम आने चाहिए, ठीक है। और जो आपके जनरल या OBC कैटेगरी के हैं उनको 33% लाने, मतलब 66 मार्क्स तो होने ही चाहिए। हाँ, ये नहीं कि 66 मार्क्स ले आए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 66 मार्क्स होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप 66 मार्क्स से कम लाए हैं तो फिर तो आप वैसे ही आप एलिजिबल नहीं है। 66 मार्क्स के ऊपर के सारे लोग की मेरिट बनेगी और अलग अलग रिजर्वेशन के साथ मेरिट बनेगी। अगर उसमें आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आपको वहां पर बुलाया जाएगा। एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट लिस्टिंग करने का, क्योंकि इस समय इंटरव्यू कुछ नहीं है, इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है, CBT एग्जाम हुआ, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग करके। तो इसमें ये बड़ा अच्छा बात है कि जितनी वैकेंसीज हैं उसका 1.5 गुना बुलाया जाएगा। जितनी भी वैकेंसी है उसका 1.5 टाइम्स आपको कॉल किया जाएगा, जिसमें इन केस की कोई नहीं आ पा रहा, किसी को NOC नहीं मिल रही है या कोई किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो नहीं आ रहा है तो जो 0.5 एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे उनके मेरिट में से लोगों को कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर ये मान लीजिए 2 लोग का क्लैश कर गया मार्क्स, 2 लोगों ने सेम मार्क्स पा गए, या फिर लास्ट जो हमें कॉल करना 1.5 गुना, उसमें ढेर सारे लोग के नंबर्स हैं, सेम नंबर्स हैं, 1.5 गुना वाले लास्ट नंबर में आ गया। मान लीजिए कि आ गया 111, 111 नंबर है और उस 111 नंबर पे 8 लोग हैं, तो उस 8 लोग को बुलाया जाएगा। अब उसमें आपका देखा जाएगा कि कौन कैसे क्या, इस 8 लोग के नंबर तो सेम है, तो सिलेक्शन कैसे लिया जाए। तो इस सिलेक्शन में ये किया जाएगा कि जो CBT 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स पाए, मतलब CBT में 2 पार्ट है, CBT में 2 पार्ट है, और उस पार्ट में जो पार्ट 1 में ज्यादा मार्क्स लाया होगा उसको पहले हम प्रिफर करेंगे। अब ये भी क्लास कर गया, मान लीजिए 8 में से, ठीक है 2 लोग नहीं ऐसा है, लेकिन 6 लोग सेम नंबर पा गए CBT 1 के पार्ट 1 में, जो CBT है उसके पार्ट 1 में, ठीक है। तो अगर सेम मार्क्स आ गया तो पार्ट 2 में देखा जाएगा कि पार्ट 2 में जिसके ज्यादा मार्क्स हो। अब अगर पार्ट 2 में भी क्लैश कर गया तब एज देगा, तब आपका एज देखा जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये सारी इतनी ज्यादा क्रॉसेस लगाने के बाद बहुत कम चांसेज होते हैं कि क्लैश करे। बहुत ज्यादा क्रॉस है, जैसे मान लीजिए कि अप्रेंटिस किया है तो उसको वरीयता देंगे, अप्रेंटिस दोनों लोग किए हैं तो ये देखा जाएगा कौन पहले कंप्लीट किया है। अगर दोनों पहले कंप्लीट नहीं, दोनों सेम टाइम में कंप्लीट किए तब एज, तो इतने क्रॉसेस के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, एक एग्जामिनेशन का पैटर्न जानना बड़ा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जाने क्या एग्जाम में आने वाला है और किस तरीके से आने वाला है, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप उस खूबसूरती को समझते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। किसी का मान लीजिए कि हिंदी बहुत अच्छा है तो 10 में 10 कर सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, तो पहले हिंदी ही कर ले, कॉन्फिडेंस तो आएगा कि चलो भाई हिंदी। अब इसमें तो है ना कि पन्ने पलटने है, क्वेश्चन भी क्लिक करिए आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी में 10 में 10 जो कर सकता है वो पहले कर ले, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर पहले के 4 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो लास्ट के आते हुए भी आप 4 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि हिंदी अगर अच्छी है तो हिंदी पहले अटेम्प्ट कर ले, बशर्ते ये जानिए कि एग्जाम में कैसे आने वाला है। तो आने वाले में जैसे 200 क्वेश्चन होंगे, क्लियरली लिखा हुआ कि 200 ओवरऑल 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 150 आपके पार्ट 1 माने जाएंगे। पार्ट 1 मीन्स आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होंगे। तो उसमें ध्यान रखना। अब इसमें इस नोटिफिकेशन में बड़ा मतलब ये बहुत अनसर्टेनिटी है कि इन्होंने सिलेबस क्लेरिफाई नहीं किया, इन्होंने बस जस्ट लिख दिया है कि देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, there shall be 150 objective type question from the syllabus for diploma engineering, from the syllabus for diploma engineering in relevant branch।
तो उस रिलेवेंट ब्रांच के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सिलेबस से 150 क्वेश्चन होंगे। अब वो रिलेवेंट ब्रांच आपका मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और सारे, तो इसमें कोई आपका सिलेबस डिफाइंड नहीं, कन्फाइंड नहीं, क्योंकि आप क्या करते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ढेर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उन ढेर सारे सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको मतलब कहीं आगे काम नहीं आते, तो इसलिए आप बेसिक मान सकते हैं कि गेट का जो सिलेबस है, गेट का जो सिलेबस है या फिर एसएससी का आपका जो सिलेबस है, उसी को आप बेस मानते हुए तैयारी कर सकते हैं ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आपका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या होगा, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 जनरल हिंदी होगा, 20 जनरल नॉलेज का होगा और 20 नंबर क्या होगा, रीजनिंग का होगा। अब इसमें क्या है कि हिंदी आप अच्छा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें वही विलोम आएगा, प्रवाची आ जाएगा, या फिर कुछ बुक्स के नाम आ गए, या फिर कुछ गलत वर्ड्स है उसको सही कौन सा सही है, ये सब ये देखना है, जो आपको मतलब जनरल हिंदी से पता चल जाएगा। और 20 नंबर रीजनिंग, चूंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो रीजनिंग बड़ा अच्छा है, तो आप रीजनिंग का भी 20 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इन सबको भी आप ट्राई करें। और टेक्निकल के बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं, वो डरना नहीं है। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन एकदम कॉमन टाइप के होंगे। हाँ, बस उसमें न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा होगा, जो डिप्लोमा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो न्यूमेरिकल आपको ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। खैर आगे हम सब लोग कराएंगे, हम ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करा देंगे। न्यूमेरिकल के इतने क्वेश्चंस हैं कि आप इजीली देखते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिक्स के क्वेश्चन या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन इतने बेसिक आते हैं कि क्या बताएं आपको। रिजिडिटी के बारे में सिर्फ पूछ लेगा, फार्मूला, डायमीटर चेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। गवर्नर के क्वेश्चन इतने आसान आते हैं। थर्मो के हीट एडिशन वर्क और इंटरनल एनर्जी के फर्स्ट लॉ पे खूब ढेर सारे क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान देना, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तैयारी की हम स्ट्रेटजी क्या है या फिर उसका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है, उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे और उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें 150 नंबर का टेक्निकल होगा, प्योर टेक्निकल, 50 का नॉन टेक, जिसमें 10 नंबर हिंदी, 20 नंबर जनरल नॉलेज और 20 नंबर रीजनिंग का होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क हो, 1 नंबर मिलेंगे। इन सीबीटी एग्जाम फॉर द पोस्ट ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। हर कोई क्वेश्चन 1 नंबर, और क्या होगा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई फर्क, पर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा, 1/4। अब किसी ने मान लीजिए बोले ये तो यहाँ सीबीटी है नहीं, ओमार वाले में क्या करते हैं लोग, डबल बबल कर दिए तो भी गलत माना जाता है, तो 1/4 उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहा है, एग्जाम आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहा है, तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। आपको जैसे मान लीजिए कि कभी एग्जाम बहुत आसान आ गया या कोई पेपर बहुत टफ आ गया, तो दोनों लोग को इक्वल कैसे माना जाए। टफ क्वेश्चन, अब ये है कि टफ क्वेश्चन में कुछ मेंटली भी डिस्टर्बेंस आता है, आसान आ गया तो मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं होगा, चलो भाई सारे क्वेश्चन निकल जा रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। अब मेंटल डिस्टर्बेंसेस को हम नॉर्मलाइज नहीं करने का कोई फार्मूला है, पर यह कि अगर टफ आया तो टॉपर्स के मार्क्स के एवरेज मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और सारी चीज़ें रिलेट करके नॉर्मलाइज एक सेट ऑफ मार्क्स, तो जिसके टफ रहे हैं उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं, जिनका पेपर आसान रहा है उनके मार्क्स घट भी सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, जिसका एक प्रॉपर इन्होंने पहले से रूल दे रखा है। एनेक्जर 1 में रूल आपको दिया गया है, ठीक है। परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी का प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम है, प्रोविजनल है। भाई कभी भी आप नहीं कहा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं गलत पाया गया, किसी भी स्टेज में आपको गलत पाया गया, तो उस स्टेज क्या है कि आप फॉर्म भरेंगे, कुछ उसकी स्क्रूटनी होगी, खैर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फोटो अगर बहुत अच्छा है, सारी क्वालिटी है, तो वहाँ पे रिजेक्ट नहीं होता। उसके बाद सीबीटी एग्जाम होंगे। सीबीटी एग्जाम में अगर आपने अच्छे से आईडी नहीं पेश किया तो हो सकता है कि आपको एग्जाम ही न देने दें, तो वहाँ भी हटाया जा सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हटाया जा सकता है। तो कई प्रोसेस हैं, उन सारी चीज़ जहाँ भी आपको गलत पाया जाएगा या आप संतोषजनक जवाब नहीं दे सकेंगे, एनओसी नहीं दे पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो उस समय आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है।
ये हमने बता दिया कि वरीयता किसको दी जाएगी। तो पार्ट 1 अगर सेम मार्क्स आ गए तो पार्ट 1 में जो ज़्यादा मार्क्स पाया उसको वरीयता दी जाएगी, अगर उसमें भी सेम है तो पार्ट 2 में जिसको ज़्यादा उसको वरीयता दी जाएगी, और अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सेम मार्क्स हैं और क्लास कर रहे हैं तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको हम लोग सिलेक्शन लेंगे। सेंटर्स की बात है तो सेंटर में कानपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद, ढेर सारे हैं, आसपास के ज़िले हैं और अलग अलग ज़िलों में इसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से तो संगठित संयोजित ढंग से बहुत अच्छे से आपका एग्जाम कराया जाएगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लास्ट डेट का इंतजार ना करिए, पहले से ही फॉर्म भर दीजिए, आसान रहेगा। आज रात तक सारे लोग फॉर्म भर लेने चाहिए, उसके बाद कल से तैयारी बहुत अच्छे से होगी, बहुत पेस से होगी, परेशान नहीं होना है। और हम इतना आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आपको हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप 400 क्वेश्चन पर डे करें, ये ध्यान रखिएगा, और पूरी फुल पेस के साथ काम करेंगे। ऐसे ही जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसका रिटेन करना है, द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास निकलवा के रख लेना है, क्योंकि यहाँ सालों साल वैकेंसी लटकती हैं, कोरोना आ गया तो ये भी लटक सकता है। ये खैर बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत जल्दी से प्रोसेस होता है, इवन 1 ईयर के अंदर ही सारे प्रोसेस कर लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कहीं पर भी आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, किसी भी जगह डू नॉट सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी कहीं नहीं भेजना है, केवल अपने पास रख लेना है। डेट का जो बात है तो 3 तारीख से पहले आया था वैकेंसी, तो बहुत पहले नोटिफिकेशंस न्यूज़पेपर्स में आए थे, लेकिन हाँ जो स्टार्टिंग हुआ वो 3 जून से स्टार्ट हुआ है और 2 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीने था। 4 तक आप फीस जमा कर सकते हैं और फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद पहला स्टेप है कि आप लास्ट में आई एग्री को टिक करेंगे और फिर स्टार्ट बटन को आप ऑपरेट करेंगे। हाँ, ये बात और ध्यान रखिएगा, वैकेंसी टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो बढ़ने या घटने का कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, जो वैकेंसी आ गई है वही रहेगी। हाँ, एक बार आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया तो कुछ चेंजेज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी है, तो पहला आपको रखना है क्वालिफिकेशन के लिए सारे एलिजिबिलिटी के सर्टिफिकेट होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वैलिड है, और अगर आप देखें तो डिप्लोमा की 2 डाउट्स रहते हैं कि सर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो जिसमें मार्क्स हैं उस आपके मार्कशीट हैं, और मार्क्स में भी वेटेज होता है कि फर्स्ट ईयर का वेटेज अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है, थर्ड ईयर का अलग है, फाइनल ईयर में आपके फाइनल मार्क्स रहते हैं इतने बटे इतने जो भी है। जैसे IIT का है तो 4200 पे बनता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फाइनल मार्क्स का क्या परसेंटेज है, उसी को निकाल के आप फॉर्म में भरेंगे। कभी ये नहीं कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स को और सबको एक जनरलाइज एवरेज करके बता रहे हैं, नहीं, कुछ वेटेज है, अलग अलग सबका वेटेज है और फाइनल मार्कशीट में लिखा भी रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। सेल्फ अटेस्टेड आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो उसको आप बहुत ध्यान से, सेल्फ अटेस्टेड जो सर्टिफिकेट है जिसमें दिया गया कि आपने सही ढंग से उत्तीर्ण किया इस वर्ष में, इस पॉलिटेक्निक से प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया, तो वो चीज़ रहती है, तो ध्यान रखिएगा उसको अपलोड करना। ठीक है, साइज का हर जगह इशू रहता है कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB है और आपके डॉक्यूमेंट्स 50 KB, ये सारा ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये ध्यान किए, UPPSC का भी अगर फॉर्म भरें तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड हो वो लॉन्ग टर्म चलने वाला होना चाहिए। UPSSC का भी भरें तो पता नहीं कब 16 की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, कुछ पता नहीं है, तो आपको जो भी फॉर्म भरेंगे उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिक्योर रखना अपने पास, क्योंकि सारी बातें, सारे कम्युनिकेशंस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से होंगे, कोई भी पोस्ट ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये पूरा ध्यान रखिएगा। आपको एक घर पर एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा जो IIT JEE और IIEEE का आता था, तो उस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन जरूर आएगा कि आपका एग्जाम का डेट ये है और इस दिन मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2, वंस द फॉर्म इज सबमिटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड, तो ध्यान रखिए फॉर्म सबमिट करने के बाद एडिट नहीं किया जा सकता। UPSSC और UPPSC में एक बार मॉडिफिकेशन का चांसेस देता है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, साइन अप, पर्सनल डिटेल सारी चीज़ें आपको ईमेल आईडी के थ्रू मिलती रहेंगी, मोबाइल पे मिलता रहेगा। पेमेंट जो होगा
सारा कुछ भरने के बाद 24 घंटे बाद आपका पेमेंट करने का लिंक एक्टिवेट होगा, तब आप भर सकते, तब आप पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, पैसा एक बार पे होने के बाद वंस पेड विल नॉट बी ट्रांसफर रिफंडेड या फिर ट्रांसफर्ड इन एनी केस, किसी भी केस में 1000 रुपये गया तो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट एग्रीटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन में अप्लाई बाय क्लिकिंग द आई एग्री, जो आई एग्री होगा उसके बाद स्टार्ट बटन पे आप करेंगे, पर्सनल डिटेल डालेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, बहुत आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही ढंग से भरिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 2 में आपको साइन क्या करना है, व्हाइट पेपर जो A4 साइज आता है उस पर साइन करना है। किससे, ब्लैक इंक पेन से, ब्लैक पेन से आपको साइन करना है और उसको फिर स्कैन करके अपलोड करना है। अभी नहीं कि पूरा A4 साइज स्कैन कर रहे हैं, नहीं, जितने में आपका सिग्नेचर है उतना ही आप स्कैन करेंगे। ठीक है, उसको आप स्कैन करने के बाद अपलोड करेंगे। जितने रिलेवेंट सर्टिफिकेट है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट है या फिर आपके डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र है या फिर आपका EWS सर्टिफिकेट है, तो इन सारे सर्टिफिकेट्स को आप फोटोकॉपी कराएंगे, से उस पर सेल्फ अटेस्ट करेंगे और उसके स्कैन करके फिर अपलोड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेक ऑनलाइन पेमेंट जो आएगा वो 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगा सबमिशन के बाद, और फिर आप फाइनली 24 घंटे बाद फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के कई प्रोसेस हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं। और फाइनल एप्लीकेशन को आप बाद में प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट करने के बाद रख लीजिएगा और एग्जाम की तैयारी पूरे पेज के साथ करिएगा। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप बहुत क्लियर ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि ये लास्ट में दिए तो गए हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला, ये एडमिट कार्ड आपको डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, इसलिए आपको UPRVNL का हमेशा वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा या अपने दोस्तों से पता करते रहना पड़ेगा कि कब एग्जाम है। तो खैर आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा सीरियस रहेंगे तो, और हम हैं तो हम बीच में आपको अपडेट करते रहेंगे कि एडमिट कार्ड आ गया, अपना डाउनलोड कर लीजिए, सेंटर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन करा लीजिए, कहाँ ठहरना है, किस दोस्त के यहाँ रोटी बना के खानी है, वो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, किसके यहाँ पार्टी होगी वो सब समझ लेना। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसको डाक द्वारा तो नहीं आएगा, तो उसको ध्यान रखना है, अपलोड करना है। ये अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित होने के लिए, अब मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गए, बड़ी खुशी हो रही कि चलो भाई हम तो सिलेक्शन मतलब हम क्वालिफाई कर गए, तो क्वालिफाई कर गए बहुत अच्छी बात है, वो हम भी यही चाहते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करें। हाँ, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस वेरिफिकेशन के लिए आपको लखनऊ जाना पड़ेगा और उसके लिए कोई TADA आपको नहीं मिलेगा, कोई भी डियरनेस अलाउंस या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, सब अपनी जेब से खर्चा करना है। ठीक है, जब तक नौकरी ना मिले तब तक सब जेब से लगेगा। ये नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहिए। फोटो में जो भी फोटो लगाएं वो क्लियर होना चाहिए और लिखित परीक्षा के कार्यभार ग्रहण करते समय और सब जगहों पर भी यही फोटो लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी यही लगेगा, एग्जाम देते वक्त भी यही फोटो लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 6 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, कम से कम कितने, 6, और 6 के बजाय आप 10 रखिए, बीच में 1-2 गायब हो सकता है, दोस्त लोग 1-2 उठा ले गए, तो आप ध्यान रखिएगा कम से कम 6 प्रति हो आपके पास फोटो की। ठीक है, हस्ताक्षर जो आपने साइन एक बार करके अपलोड किया है यही एग्जाम देते वक्त भी आप करेंगे, यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करेंगे, और यही साइन आप अपने ज्वाइनिंग लेटर में भी ज्वाइन करते समय भी जब आप अपनी वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि हम आज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना साइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी समय अगर आपकी फोटो मिसमैच कर रही है या साइन मिसमैच कर रहा है तो आपको उस समय कैंडिडेचर आपका निरस्त किया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा, इन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंसी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि भाई एग्जाम बड़े अच्छे ढंग से कराएंगे, कोई बेईमानी वाली बात नहीं होगी। खैर ये एग्जाम थोड़ा टाइमली कराता भी है UPRVNL का, अगर इस बार कोरोना ना आया होता जो कि बहुत ही खतरनाक रहा इस बार, तो उस सिचुएशन में आपके एग्जाम अब तक हो गए होते। उम्मीद है कि अगस्त के बाद या अगस्त लास्ट तक आपके एग्जाम हो भी जाएंगे,
ये ध्यान रखिएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दीजिए। मान लीजिए एग्जाम आपका 1 हफ्ते चला, क्योंकि बहुत लंबा हो सकता है, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लंबा भी जा सकता है। एग्जाम जिस दिन कंप्लीट होगा उसके 4 दिन के अंदर ही आंसर की आएगी, ध्यान रखिएगा। 4 दिन के अंदर ही आंसर की आएगी और उस 4 दिन के अंदर आंसर की के साथ आपको अपना जो आपने सबमिट किया है एग्जाम में उसको भी आप देखते हुए 3 दिन के अंदर एक साक्ष्य के साथ क्लेम कर सकते हैं। साक्ष्य में आपका कोई ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए जिसको आप वहाँ पर रेफरेंस के तौर में दिखा सकते हैं। अपने टीचर से आप कंसर्न करेंगे या फिर जो भी गलतियाँ होगी हम भी ध्यान देंगे और आपको उपलब्ध कराएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके और सही ढंग से जांच भी हो सके। ठीक है, तो 4 दिन के अंदर ही, इवन 1-2 दिन बाद आ जाता है, तो 4 दिन के अंदर आंसर की आएगी, आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और जिस दिन आया उसके 3 दिन के अंदर ही आपको क्लेम भी कर देना इन केस कोई गलत हो। उम्मीद करते हैं कि कोई गलती ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। चयनित होने की दशा में बहुत ध्यान रखना है, चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय जब आप अपना योगदान आख्या वहाँ प्रस्तुत करेंगे तो ज्वाइनिंग के समय अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर विद्युत या यांत्रिक पद हेतु 3 वर्षों तक के लिए, बहुत स्पेसिफिक है, विद्युत या फिर यांत्रिक, तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए 3 वर्षों के लिए रुपए कितने, 1.5 लाख रुपए और अलग से जीएसटी, 1.5 लाख रुपए और अलग से जीएसटी। तो अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 लाख प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान देना, राशि का बंद पत्र जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, खैर शुरुआत में पैसे नहीं देने हैं, शुरुआत में आपको एक नोटरी का पत्र दे देना है जो कि वहां पर होगा, तो फॉर्म दे देंगे, आपको भर देना, बस पैसे का टेंशन नहीं। ये है कि अगर कहीं और अच्छी जगह आपका हो जाता है तो आप अगर ये छोड़ते हैं तो उस सिचुएशन में आपको 1.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी जमा करना पड़ेगा, तभी आपको रिलीविंग ऑर्डर मिलेगा और यहाँ से रिलीव होने के बाद ही दूसरी जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि दूसरा अगर कोई एनओसी मांग रहा है तो ये एनओसी ही नहीं देंगे 3 साल तक के लिए। तो ये सारी चीज़ ध्यान देनी है। उपरोक्त विज्ञापन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित होगा, ये ध्यान रखिएगा। उक्त विज्ञापन संबंधित चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विवाद, इसके चयन प्रक्रिया में जैसे मान लीजिए कि बच्चों का कुछ कहीं प्रॉब्लम आ गया तो उस सिचुएशन में जो कुछ भी बात होगी सारा आपका जुरिस्डिक्शन आप माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार लखनऊ क्षेत्र से होगा। आप इलाहाबाद से कुछ नहीं कर सकते, आपका सब कुछ कहाँ से होगा, लखनऊ क्षेत्र से होगा। इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। सारी फॉर्म सारी चीज़ें आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो ही अपलोड करें, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बीच में कहीं अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है कि नहीं हम पोस्ट से कुछ करते तो इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। अगर आप गलत किए हैं तो गलत मान, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 3 जून थी जो कि बहुत पहले बीत गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है वो कल है, तो आज ही सारा फॉर्म भर दीजिए जिसको भरना है। और हम सब लोग तैयारी बहुत पेश से करने वाले, परेशान नहीं, पर ये फॉर्म पहले भर दें। फॉर्म भरने का लास्ट डेट कल है तो आज ही सब लोग फॉर्म भर दें। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 है जो कि 24 घंटे बाद लिंक एक्टिवेट होगी, तो उसके बाद आपको 4 तारीख तक फॉर्म मतलब फी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा, फाइनल सबमिशन के बाद फिर आप अपना प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा, आगे काम आएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोसेस है, रूल्स हैं जो भी हैं, इससे अभी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा आया है कि कल आपका बीएसएससी का जो बहुत पहले फॉर्म भरा गया था, एक बार हुआ था कि बीच में एग्जाम हो जाएगा पर फिर कोरोना के पीक के कारण फॉर्म एग्जाम नहीं हो पाया, तो विक्रम साराभाई सेंटर जो है स्पेस सेंटर है उसका एग्जाम भी आ गया है और उसका डेट है 14 जुलाई 2021। तो 14 जुलाई 2021 को ध्यान रखिएगा, ये 14 जुलाई 2021 को भी आपका एग्जाम है। मैक्सिमम लोग फॉर्म भरे होंगे तो उसको आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करें, जिसमें आपका मैकेनिक्स पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तब तक हो सकता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दें,
कहीं भी आप ट्रेवल करते हुए भी इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। हम इसरो के भी क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन बैंक जो आपको करा रहे होंगे उसमें लेकर आएंगे कि ये इसरो का क्वेश्चन है, इसको आप और थोड़ा सीरियसली सॉल्व करें। ठीक है, तो ये 14 तारीख को। और हाँ, आपके एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे हो सकता है आ गए हों या फिर आ जाएंगे। 14 तारीख को बीएसएससी का पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत